प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के गुण एवं दोष। अर्थात लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या गुण हैं, क्या लाभ हैं। इसी के साथ में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में क्या अवगुण हैं, क्या दोष हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या हानियां हैं। हम लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के संदर्भ में ये दो बातों पर चर्चा कर रहे हैं, अर्थात इसके गुण और दोष। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। वास्तव में प्राचीन समय से ही, मतलब प्लेटो के समय से ही, प्लेटो जो कि अरस्तु के गुरु थे, प्लेटो जो कि राजनीतिक दर्शन के जनक भी थे, वास्तव में इनके समय से ही विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों का उल्लेख किया गया था। सरकारों का, संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। तो वास्तव में चाहे राजतंत्र हो, निरंकुश तंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, धनिक तंत्र हो, अरस्तु के शब्दों में चाहे वह जो है संयत प्रजातंत्र या बहुल तंत्र या पोलोटी हो, या फिर भीड़ तंत्र हो, सभी प्रकार की शासन प्रणालियों में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। इसी ही प्रकार से लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में भी गुण भी हैं तो इसमें दोष भी हैं। मतलब लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं। प्लेटो और अरस्तु ने भी किसी न किसी रूप में इन दोनों ही पहलुओं पर चर्चा की थी और आधुनिक समय तक, आज तक, हम चाहे आमंडेम पावेल हो, डॉक्टर एसी फाइनर हो, एसी फाइनर का वर्गीकरण सबसे अच्छा वर्गीकरण माना जाता है सरकारों का। तो सरकारों का वर्गीकरण जितने भी विद्वानों ने किया है भाई, किसी न किसी रूप में उन्होंने शासन के सभी रूपों में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बतलाई हैं। वैसे भी देखा जाए तो चाहे व्यक्ति हो या फिर जो है शासन प्रणाली हो, उसमें दोनों पहलू होते हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। चाहे व्यक्ति का स्वभाव ही क्यों ना हो, व्यक्ति के स्वभाव में भी दोनों बातें होती हैं। व्यक्ति स्वभाव से अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। व्यक्ति के स्वभाव में राक्षसी प्रवृत्तियाँ भी होती हैं और दैवीय प्रवृत्तियाँ भी पाई जाती हैं। इसका मतलब ये दोनों पहलू शासन प्रणाली के प्रत्येक रूप पर, प्रत्येक प्रकार पर लागू होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इन सब बातों को ध्यान में रखते ही लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के गुण और दोष को बेहतर तरीके से समझाऊंगा। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, आप गलती नहीं कर सकेंगे। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम राजनीति विज्ञान से संबंधित लेक्चर अपलोड करते हैं उसकी सूचना आपको प्राप्त हो, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसी के साथ में जिन विद्यार्थियों को हमारे YouTube चैनल की जानकारी है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो साथी हैं जो राजनीति विज्ञान विषय से किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर वह स्नातक स्तर या स्नातकोत्तर स्तर की तैयारी कर रहे हैं, भाई आपका ये दायित्व है कि उन विद्यार्थियों को भी आप हमारे YouTube चैनल से अवगत अवश्य कराएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ध्यान दें, तो लोकतंत्र ये एक शासन प्रणाली का रूप है, लोकतंत्र एक अवधारणा भी है। तो वास्तव में किसी भी अवधारणा का, सरकार के किसी भी रूप का, जब हम उसके गुण और दोष की चर्चा करें तो सबसे पहले ही मालूम हो जाना चाहिए कि लोकतंत्र है ही क्या। लोकतंत्र की उत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा और प्रकार के संदर्भ में मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। इसलिए आज इसके अर्थ के ऊपर हम व्यापक चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, सामान्य अर्थ तो मैं बतलाऊंगा, क्योंकि गुण और दोष तभी समझेंगे आप। तो भाई लोकतंत्र का सामान्य अर्थ होता है कि शासन की शक्ति जनता के हाथों में हो, मतलब अंतिम रूप में शासन की शक्ति जनता में
निहित होती है। वो एक अलग बात है कि जनता स्वयं कानून बनाती है या जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके और फिर प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। अर्थात लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जनता स्वयं जो है कानून निर्माण करती है, कानून का संचालन करती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन देती है और प्रतिनिधि जनहित को ध्यान में रखते हुए कानून बनाते हैं और जनहित के अनुरूप यदि प्रतिनिधि कानून नहीं बनाते हैं तो अगले 4 या 5 वर्ष जो भी कार्यकाल जिस देश में होता है 4-5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद हम जब जनता के सामने आते हैं तो जनता उन्हें जो है स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो इसका मतलब सामान्य सा अर्थ ये हो गया, लोकतंत्र मतलब वास्तविक रूप में शासन की शक्ति लोगों में निहित होती है, जनता में निहित होती है। इसलिए वैसे भी देखा जाए तो लोकतंत्र मीन्स जनता की शक्ति, लोगों की शक्ति, मतलब शासन की शक्ति अंतिम रूप में जनता में निहित होती है। कैसे? जैसे मान लीजिएगा सरकार की 3 अंग होती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का संगठन तो अलग रूप में किया जाता है। पूरी दुनिया में कुछ अपराधों को छोड़ करके सभी देशों में किसी न किसी रूप में न्यायपालिका की स्वतंत्र रूप में व्यवस्था की जाती है। न्यायपालिका की व्यवस्था स्वतंत्र, निष्पक्ष और सर्वोच्च रूप में की जाती है। परंतु सरकार के 2 अंग शेष रहेगा, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। तो विशेषकर जहाँ पर जनतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है भाई, वहाँ वास्तव में व्यवस्थापिका जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और संसदात्मक शासन प्रणाली तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकल जाती है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है तो जनता व्यवस्थापिका को भी चुनती है और कार्यपालिका को भी चुनती है। तो अंतिम रूप में जनता में शासन शक्ति का वास होता है, इसी कारण इसे लोकतंत्र कहा जाता है। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र के गुण और दोष। तो ध्यान दीजिएगा, 2 पार्ट बनाए मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोकतंत्र के गुण और लोकतंत्र के अवगुण। मतलब लोकतंत्र से क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं और लोकतंत्र से क्या नुकसान है, क्या हानियां हैं। किसी भी देश में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है तो वास्तव में इससे जो है क्या लाभ हो सकते हैं, इसके क्या गुण हैं और इसकी क्या हानियां हैं, क्या अवगुण हैं, ये दोनों बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मैंने जो महत्वपूर्ण कोटेशन है, जो व्याख्यान से विद्वानों ने जो इसके गुण और अवगुणों के बारे में बताए हैं, मैंने दोनों बातें ठीक से नोट भी कर दी हैं और एक एक बात को मैं ठीक से समझाऊँगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, लोकतंत्र के गुण भाई, सबसे पहले ये ध्यान दें कि कोई भी शासन प्रणाली सर्वगुण संपन्न हो ही नहीं सकती। ठीक है, हम गुणों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी शासन प्रणाली, कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, कोई भी सिद्धांत सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए गुण है तो इसमें दोष भी मौजूद है। मैंने आपको पहले बता दिया था, व्यक्ति स्वभाव से अच्छा है तो व्यक्ति स्वभाव से बुरा भी है। जैसे मैकियावेली ने, हॉब्स ने कहा है कि व्यक्ति स्वभाव से बड़ा स्वार्थी, धूर्त, धोखेबाज, छली और कपटी होता है, लेकिन रूसो ने क्या कहा है कि व्यक्ति स्वभाव से बड़ा भोला भाला है, आदर्श बर्बर है। जॉन लॉक ने भी कहा है व्यक्ति स्वभाव से बड़ा परोपकारी है। हमारे भारत में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी कहा था कि व्यक्ति स्वभाव से एक नैतिक प्राणी है। तो भाई, जब व्यक्ति स्वभाव से अच्छा भी है और बुरा भी है तो शासन प्रणाली कहाँ से आई है? प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। अरस्तु क्या कहते हैं कि राज्य परिवार का विराट रूप है। तो जैसा व्यक्ति वैसा राज्य, जैसा परिवार वैसा राज्य। यस, व्यक्ति के स्वभाव में दोनों पहलू मौजूद हैं, अच्छा भी है और बुरा भी है व्यक्ति स्वभाव से। तो भाई शासन प्रणाली कहाँ से आई? व्यक्ति का तो विराट रूप है भाई। जब व्यक्ति के स्वभाव में दोनों पहलू हैं, अच्छा भी है और बुरा भी है, तो भाई सरकार भी, शासन प्रणाली का रूप भी, सिद्धांत भी अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। मैंने ये वो फॉर्मूला दिया है, वो सूत्र दिया है, आप समग्र संपूर्ण राजनीति विज्ञान को इसके आधार पर ठीक से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीर गहरी बात बताई मैंने आपको, ये ध्यान दें आप। गुण के बारे में सबसे पहले अरस्तु बहुत महत्वपूर्ण वाक्यांश दे रहे हैं। अरस्तु जो कि राजनीति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। क्या? राजनीति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। और उनकी विश्व प्रसिद्ध जो पुस्तक है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? पॉलिटिक्स। हालांकि इन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं, यहाँ तक लिखा हुआ है कि अरस्तु के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें ऊँटों पर लद कर जाया करती थी, क्योंकि उस समय वास्तविक रूप में आज की तरह जो है संचार व्यवस्था, साधन व्यवस्था मजबूत नहीं थी, यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे। इसलिए इन्होंने, मतलब अरस्तु ने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिस पर इन्होंने नहीं लिखा। अब ध्यान दें, अरस्तु कह रहे हैं कि बहुत से व्यक्तियों की बुद्धि एवं अनुभव
किसी एक व्यक्ति या थोड़े से व्यक्तियों की बुद्धि एवं अनुभव से श्रेष्ठ होता है। मतलब यहाँ अरस्तु वास्तविक रूप में, जब अरस्तु ने सरकारों का या संविधानों का वर्गीकरण किया था ना, तो उसमें 6 प्रकार की शासन प्रणालियाँ बतलाई थी अरस्तु ने। कौन कौन सी, मैं दोहराऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबी होगी, कोई बात नहीं। 6 प्रकार की शासन प्रणाली कौन कौन सी बतलाई है, क्रम से लेंगे। राजतंत्र, विकृत रूप, इसका बिगड़ा हुआ रूप, निरंकुश तंत्र, हैं। उसके बाद में फिर कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र का विकृत रूप कौन सा हो जाएगा, धनिक तंत्र। उसके बाद में अरस्तु ने 5वीं शासन प्रणाली बतलाई थी, कौन सी, बहुल तंत्र या संयत प्रजातंत्र या पॉलिटी, और छठा है भीड़ तंत्र। तो वास्तव में यहाँ पर जो अरस्तु ये बात बता रहे हैं वो बहुल तंत्र, बहुतंत्र, इसको हिंदी में आप कहेंगे बहुतंत्र या संयत प्रजातंत्र, अंग्रेजी में कहेंगे पॉलिटी। तो वास्तव में अरस्तु उस पॉलिटी के बारे में कह रहे हैं, और पॉलिटी में एक व्यक्ति का शासन नहीं है, कुछ का नहीं है, वास्तविक रूप में अनेकों का शासन है। और अनेकों का शासन किस में होता है, लोकतंत्र में ही होता है। आज इसे लोकतंत्र कहा जाता है, ध्यान देंगे। तो अरस्तु का कहना है कि भाई बहुत से व्यक्तियों की बुद्धि और अनुभव किसी एक व्यक्ति या थोड़े से व्यक्ति की बुद्धि या अनुभव से श्रेष्ठ होता है। तो इससे बात स्पष्ट हो गई है कि वास्तव में अरस्तु का झुकाव भी किसकी तरफ था, पॉलिटी की तरफ था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वास्तविक रूप में जो अंतिम शासन प्रणाली बतलाई थी ना, उसको तो भीड़ तंत्र कह दिया था। तो यहाँ अरस्तु हमें स्पष्ट रूप में ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई वास्तव में लोकतंत्र एक अच्छी शासन प्रणाली है, जिसको कि अरस्तु ने पॉलिटी कहा था। अगला लॉर्ड ब्राइस क्या कह रहे हैं कि प्रजातंत्र व्यक्तियों के सम्मान में वृद्धि करता है। क्या कह रहे हैं, प्रजातंत्र व्यक्तियों के सम्मान में वृद्धि करता है। यस, व्यक्ति को सम्मान वृद्धि करेगा, क्यों, क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति को वास्तविक रूप में साध्य माना जाता है, साधन नहीं माना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, जबकि तानाशाही शासन प्रणाली में व्यक्ति को साधन बना दिया जाता है और जो राज्य होता है वास्तविक रूप में साध्य माना जाता है। अगला J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कह रहे हैं कि इससे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। मतलब इनका J.S. मिल का कहना है कि वास्तव में लोकतंत्र में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है, ये किसने कहा है, आपका आंसर होगा J.S. मिल ने। अगली बात C.D. बार्न्स, बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है C.D. बार्न्स कह रहे हैं स्व शिक्षा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है, अतः श्रेष्ठ शासन प्रजातंत्र है जो स्व शासित है। किसने कही ये बात, C.D. बार्न्स ने। अपने आप स्पष्ट है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगला कोटेशन वाक्यांश गार्नर दे रहे हैं। गार्नर क्या कर रहे हैं, प्रजातंत्र में लोकप्रिय निर्वाचन, निर्वाचन मतलब चुनाव, प्रजातंत्र में लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण एवं उत्तरदायी होने से यह अधिक सक्षम है। मतलब है गार्नर कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सक्षम शासन प्रणाली क्यों है, क्योंकि इसके अंतर्गत लोकप्रिय निर्वाचन होते हैं। मतलब प्रतिनिधियों को जो है जनता चुन करके भेजती है, जो व्यवस्थापिका में बैठते हैं। विशेषकर जो अगर द्विसदनी व्यवस्थापिका कहीं है तो प्रथम सदन को जो है जनता चुन करके भेजती है। तो लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण में उत्तरदायी होने से यह अधिक सक्षम है। ठीक है, ये किसने कहा है, ध्यान देंगे गार्नर ने। तो ये महत्वपूर्ण कोटेशन मैंने नोट कर दिए हैं, आप नोट कीजिएगा। एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जाए आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अब हम एक एक बात को यहाँ समझाएंगे। वास्तविक रूप में लोकतंत्र में कौन कौन से गुण होते हैं। नंबर 1, सबके हितों की सुरक्षा होती है। इसमें नोट कीजिएगा, सबके हितों की सुरक्षा होती है इसमें। किसमें, लोकतंत्र में सबके हितों की सुरक्षा होती है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। राजतंत्र में तो राजा अपने हितों को ध्यान में रखता है, और राज परिवार से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके हितों को ध्यान में रखता है, साधारण व्यक्तियों के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। कुलीन तंत्र में कुछ उच्च कुल के जो लोग होते हैं उनके हितों को ध्यान में रखा जाता है। धनिक तंत्र में जो संपत्तिशाली हैं उनके हितों को ध्यान में रखा जाता है। निरंकुश तंत्र या तानाशाही शासन प्रणाली में वास्तविक रूप में जो तानाशाही या निरंकुश तंत्रीय शासन प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं, जो उस गुट के हैं, जो उस वर्ग के हैं, केवल उनके हितों को ध्यान में रखा जाता है। जबकि लोकतंत्र में सर्वसाधारण के हितों को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में सबके हितों की सुरक्षा होती है, सर्वसाधारण के हितों की सुरक्षा होती है। क्लियर हो गया। मैं एक एक बिंदु को समझाऊंगा स्पष्ट रूप में, आपको व्याख्या करने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा गुण है व्यक्ति के व्यक्तित्व का गौरव। आप ध्यान दें, यहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व का गौरव, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, व्यक्ति के व्यक्तित्व का गौरव। हाँ भाई,
लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में सभी व्यक्तियों के, किसी जाति, भाषा, धर्म का हो, सभी व्यक्तियों के मान सम्मान की सुरक्षा की जाती है। लोकतंत्र में वास्तव में व्यक्ति को साध्य माना जाता है, जबकि राज्य को, सरकार को साधन माना जाता है। और जब व्यक्ति को साध्य माना जाता है, राज्य सरकार को साधन माना जाता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मान सम्मान की सुरक्षा की जाती है। और इसी के साथ में लोकतंत्र में व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास हो सके, इसके लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है उन साधनों की उपलब्धि सरकार के द्वारा, उनकी प्राप्ति सरकार के द्वारा करवाई जाती है। मतलब वो साधन उनको उपलब्ध हों, हैं, उन साधनों की जो प्राप्ति है वास्तविक रूप में जनसाधारण को हो, इसकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। किसमें? लोकतंत्र में। आप स्वयं देखिएगा कि लोकतंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में जन कल्याण से संबंधित विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। नेक्स्ट तीसरा है स्वरक्षा के साधन। भाई लोकतंत्र में वास्तविक रूप में व्यक्ति के पास अपनी रक्षा के साधन उपलब्ध होते हैं। कैसे? सीधी सी बात है, लोकतंत्र का सीधा शर्त होता है स्वयं व्यक्ति का अपने ऊपर शासन। ये बात सत्य है कि जनता व्यवस्थापिका के सदस्य चुन करके भेजती है, लेकिन चूंकि ये किसी न किसी रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ जनता चुनावों में, निर्वाचन में जो अपने मत का प्रयोग करती है, उस मत के प्रयोग के द्वारा जो जनप्रतिनिधि जनहित में है उनको चुन करके भेजती है, और जो राजनीतिक प्रतिनिधि जनहित में कार्य नहीं करते हैं उनको जनता अस्वीकार कर देती है। इसलिए लोकतंत्र में स्वरक्षा के साधन जनता के पास होते हैं, और वह स्वरक्षा का साधन है निर्वाचन में मताधिकार। मैं जो महत्वपूर्ण बातों नोट कर देता हूँ, निर्वाचन में जो मताधिकार है ना, मताधिकार मत देने का जो अधिकार होता है ना निर्वाचकों को, है मतदाताओं को, वो क्या है, स्वरक्षा के साधन है। पांचवा है स्व विकास के साधन। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र में वास्तविक रूप में जनता के पास स्वयं के विकास के साधन होते हैं। स्वयं के विकास के साधन के बारे में एक विद्वान है पिनॉक और स्मिथ, इन्होंने कहा है कि स्वरक्षा, स्वविकास, स्वरक्षा, स्वविकास प्रजातंत्र के दो स्तंभ है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि पिनॉक और स्मिथ ने प्रजातंत्र के दो स्तंभ किसको माना है, तो किसको माना है, स्वरक्षा एवं स्वविकास। तो वास्तव में लोकतंत्र का यह गुण है कि लोकतंत्र में स्वविकास के साधन उपलब्ध होते हैं। स्वविकास के साधन किस लिए उपलब्ध होते हैं, क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में राजनीतिक प्रतिनिधियों को जनता चुनती है, जनता चुनती है, और राजनीतिक प्रतिनिधि यदि जनहित में कानून नहीं बनाते हैं तो जनता उनको स्वीकार नहीं करती है। नेक्स्ट पांचवा है स्वतंत्रताओं की सुरक्षा। पांचवा क्या है, स्वतंत्रताओं की सुरक्षा। भाई लोकतंत्र में वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। किसी भी रूप में व्यक्ति भाषण दे सकता है, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है, संघ बना सकता है, समूह बना सकता है, संगठन बना सकता है। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यह स्वतंत्रता केवल लोकतंत्र में होती है, तानाशाही शासन प्रणाली में नहीं होती। वहाँ तो किसी भी रूप में विपक्ष को, विरोध को स्वीकार ही नहीं किया जाता है, जबकि लोकतंत्र में विरोध को, विपक्ष की बातों को भी अच्छे से सुना जाता है, और यदि देश हित में वो बातें हैं तो उनको स्वीकार भी किया जाता है। जबकि तानाशाही में किसी भी रूप में स्वतंत्रता नहीं होते। तानाशाही में वास्तविक रूप में सरकार के विरुद्ध किसी भी रूप में किसी समूह या संगठन को, संघ को पनपने का अवसर नहीं दिया जाता है, जबकि लोकतंत्र में ये सब स्वतंत्र होते हैं। मतलब आप भाषण दे सकते हैं, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। छठा है समानता। अब ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। लोकतंत्र में समानता भी होती है, अर्थात यहाँ भाई वास्तविक रूप में जाति, भाषा, धर्म, लिंग
इत्यादि के आधार पर किसी भी रूप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, इसलिए ये भी इसका गुण है। आप देखिएगा हमारे भारत में लोकतंत्र है तो कोई भेदभाव किया जाता है? नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, जन शिक्षा। 7वां गुण है इसका जन शिक्षा। जन शिक्षा क्यों भाई? इसका सीधा सा अभिप्राय है कि यहाँ पर जनता राजनीति के बारे में जो है प्रशिक्षण प्राप्त करती है। कैसे करती है? क्योंकि यहाँ जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, व्यवस्थापिका के सदस्य को चुनती है। अब ऐसी स्थिति में जनता भाई राजनीतिक दलों के संपर्क में आती है, उम्मीदवारों के संपर्क में आती है। इसके बाद में जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो जनता को वास्तविक रूप में मतदान के बारे में, अपनी जो घोषणा पत्र है उसके बारे में किसी न किसी रूप में जनता को अवगत कराते हैं। जब जनता को इन सारी बातों से अवगत कराया जाता है तो वास्तविक रूप में एक प्रकार से जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है, और ये केवल लोकतंत्र में संभव है। नेक्स्ट, 8वां, भाईचारा एवं देशभक्ति। भाई वास्तविक रूप में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में देशभक्ति की भावना जन्म लेती है, भाईचारे की भावना जन्म लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि इसके अंतर्गत जनता के दिमाग में ये बात रहती है, क्या रहती है कि भी सरकार को हमने चुन करके भेजा है। क्या? सरकार को हमने चुन करके भेजा है, और सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं उन कानूनों को हम तहे दिल से स्वीकार करेंगे। ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में जनता के दिमाग में ये बात और आती है कि शासन का निर्माण करने वाले हम हैं, सरकार को चुनकर भेजने वाले हम हैं, इसलिए जनता में देशभक्ति की भावना जन्म लेती है। यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है। और 9वां है शांति में साधन विश्वास। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ शांति में साधन विश्वास। लोकतंत्र में वास्तविक रूप में चाहे सत्ता प्राप्ति की बात हो या सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में कोई परिवर्तन की बात हो, तो यहाँ संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हुए, क्या कह रहा हूँ मैं, संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हुए सत्ता को प्राप्त किया जाता है। संवैधानिक साधन जैसे निर्वाचन, चुनाव। लोकतंत्र में हिंसा, क्रांति, उपद्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है सत्ता प्राप्ति के लिए, और ना ही सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना है तो वहाँ पर भी हिंसा, क्रांति, उपद्रव, दंगे, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए लोकतंत्र में चाहे सत्ता प्राप्ति की बात हो या किसी भी क्षेत्र में कोई परिवर्तन की बात हो, वास्तविक रूप में शांति में साधनों में ही विश्वास किया जाता है, अर्थात संवैधानिक साधनों में विश्वास किया जाता है, गैर संवैधानिक साधनों में विश्वास नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति में विश्वास। 10वां है अंतर्राष्ट्रीय शांति में विश्वास। लोकतंत्र में वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति में विश्वास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति में विश्वास किया जाता है, इसका मतलब ये है कि वास्तव में लोकतंत्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इनका तहे दिल से पालन किया जाता है। और वास्तविक रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, इनको स्वीकार नहीं किया जाता है। इसी के साथ में युद्धों में भी इनका इतना विश्वास नहीं होता है, बल्कि ये वास्तविक रूप में विचार विमर्श से किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं। वास्तविक रूप में लोकतंत्र में मध्यस्थता के द्वारा भी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान निकाला जाता है। इसलिए लोकतंत्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति में विश्वास किया जाता है। लोकतंत्र में पुनः कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में विश्वास किया जाता है। नेक्स्ट 11वां है स्थायी शासन। लोकतंत्र में शासन स्थायी होता है। शासन स्थायी इसलिए होता है क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ पर भाई जो सरकार होती है उस सरकार का निर्माण जनता स्वयं करती है। जब जनता स्वयं करती है तो वास्तव में सरकार को जनता के द्वारा समर्थन दिया गया है, और जनता के द्वारा सरकार को जो समर्थन दिया जा रहा है वो वैधता कहलाती है। इसका मतलब लोकतंत्र में सरकार को वैधता प्राप्त है, और जिस सरकार को वैधता प्राप्त है, जिस सरकार को जनता की सहमति मिली हुई है, वह वास्तविक रूप में शांतिपूर्वक तरीके से शासन का संचालन
कर पाती है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर शासन स्थायी तो बना रहता है। जबकि तानाशाही शासन प्रणाली में किसी न किसी रूप में सत्ता को हथियाया जाता है और उसके बाद में मतलब सत्ता हथियाने के बाद में शासन का संचालन डर भय के द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में जैसे ही भूमिगत रूप में उस शासक को चुनौती देने वाला कोई मजबूत संगठन अस्तित्व में आ जाता है तो सत्ता में परिवर्तन हो जाता है। तो वहाँ पर वास्तविक रूप में मतलब तानाशाही में वास्तविक रूप में जो शासन होता है वह अस्थायी होता है, जबकि लोकतंत्र में शासन स्थायी होता है। इसका मतलब ये नहीं मानेंगे कि भाई संस्थात्मक शासन प्रणाली व्यवस्थापक और कार्यपालिका दोनों का कार्यकाल अनिश्चित हो, एक अलग बात है, वो तो संस्था का ढांचा है। इस दृष्टि से इस बिंदु को आप नहीं लेंगे। और अगला गुण है साहित्य, सभ्यता, कला, संस्कृति और विज्ञान का विकास होता है लोकतंत्र में। क्यों होता है? क्योंकि भाई साहित्य, सभ्यता, कला, संस्कृति और विज्ञान का विकास स्वतंत्रता के वातावरण में हो सकता है और स्वतंत्रता का वातावरण केवल लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में ही उपलब्ध होता है। तानाशाही शासन प्रणाली में किसी भी रूप में वास्तविक रूप में व्यक्तियों को भाषण, विचार अभिव्यक्ति, संगठन, संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं होती है। इसलिए तानाशाही प्रणाली में संस्कृति, सभ्यता, कला, विज्ञान का विकास नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पर व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं होती है। जबकि लोकतंत्र में स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया जाता है। इसलिए लोकतंत्र का यह भी गुण है कि इसमें साहित्य, सभ्यता, कला, संस्कृति और विज्ञान का विकास होता है। ये हो गए लोकतंत्र के गुण। दूसरा पार्ट, लोकतंत्र के दोष। नोट कीजिएगा, लोकतंत्र के अवगुण या दोष। अब यहाँ लोकतंत्र के अवगुण के संदर्भ में भी विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के व्याख्यांश दिए हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। मैंने सभी महत्वपूर्ण व्याख्यांश नोट कर दिए हैं, कोटेशन नोट कर दिए हैं। देखिएगा, सबसे पहले कह रहे हैं टेलीरैंड, एक विद्वान का नाम है टेलीरैंड। क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र गुंडों का कुलीन तंत्र है। क्या कह रहे हैं? लोकतंत्र गुंडों का कुलीन तंत्र है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, लोकतंत्र गुंडों का कुलीन तंत्र है। आप स्वयं देख सकते हैं, इसमें मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। अगला है कार्लाइल। कार्लाइल क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वास्तविक रूप में लोकतंत्र में जो है उम्मीदवार बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। इसी के साथ में जो जनता होती है, जनता भी जो है भावनाओं में बह जाती है, भावनाओं में बह करके अपने मतों का प्रयोग करती है। तो इस आधार पर कह दिया गया है कि भाई लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। हालांकि अब वो दिन लद चुके हैं कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। वास्तविक रूप में आज हम देखते हैं तो व्यवस्थापिका में भी ज़्यादातर व्यक्ति बुद्धिजीवी होते हैं और जनता में भी आज वास्तविक रूप में राजनीतिक चेतना जागृत हो गई है। व्यक्ति आज इतने राजनीति के बारे में अनभिज्ञ नहीं है। आज की जनता राजनीति के प्रति इतनी उदासीन नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि आज जनसाधारण भी राजनीति के प्रति जो है सक्रिय है। ठीक है भाई। कार्लाइल कह रहे मूर्खों का शासन, और लुडोविकी कह रहे हैं, कौन? लुडोविकी, क्या कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है और कुलीन तंत्र जीवन की ओर। कौन कह रहे हैं? लुडोविकी। नेक्स्ट, H.G. वेल्स क्या कह रहे हैं कि इसे 5 मिनट में खत्म किया जा सकता है। मतलब ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को 5 मिनट में ही समाप्त किया जा सकता है। और ट्रिस्चे क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र अस्थिर एवं अयोग्य शासन है। लोकतंत्र अस्थिर एवं अयोग्य शासन है। अस्थिर एवं अयोग्य शासन है, किसने कहा है? ट्रिस्चे ने। मैं केवल कोटेशन बता रहा हूँ, इनकी व्याख्या यदि हम करने बैठते हैं तो एक एक जो है विद्वान की जो कोटेशन इसकी व्याख्या करते हैं तो एक एक वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा इसकी जो है व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। अगला है वेली। वेली क्या करें? अपना आप स्पष्ट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। वेली कह रहे हैं कि लोकतंत्र भ्रष्ट धनिक तंत्र है। लोकतंत्र भ्रष्ट धनिक तंत्र, यस क्लियर है। भाई मुझे बताइए, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में चुनाव कौन लड़ सकता है? मुझ जैसा गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ेगा? नहीं। जिसके पास अथाह संपत्ति वही तो चुनाव लड़ सकता है। अपवाद की बात अलग है, बिना धन के, बिना संपत्ति के चुनाव लड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की बात की जाए तो फिर चुनावों का खर्चा सरकार थोड़ी ना वहन करती है। आपके पास व्यक्तिगत रूप में व्यक्तिगत संपत्ति है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसके बारे में वेली कह रहे हैं कि भाई जो लोकतंत्र है वो भ्रष्ट धनिक तंत्र, भ्रष्ट धनिक तंत्र है। हर्टमान, अगला विद्वान है हर्टमान। हर्टमान कह रहे हैं कि लोकतंत्र शोर मचाने वालों, ध्यान दें, क्या करें? हर्टमान कह रहे हैं शोर मचाने वालों। आप देखिएगा, हमारे भारत का उदाहरण देता हूँ कि हमारे भारत में लोकसभा के अंतर्गत जब संसद सत्र में होती है, भाई मुझे बताइए क्या शांत वातावरण में कार्य होता है? स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका की तरह
स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका में तो कभी कभार खुशी कोई बात आती है तो केवल 3 बार तालियों का गड़गड़ाहट सुनाई देगी, केवल 3 बार, 1 2 3 बस। और हमारे भारत में लोकसभा में मेजों को लगातार थपथपाया जाता है। स्पीकर महोदय, लोकसभा के अध्यक्ष बार बार कहते हैं प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। उनकी बात को कोई सुनता नहीं है, नज़रअंदाज किया जाता है। इसलिए ये बात सत्य है कि लोकतंत्र शोर मचाने वालों का, शोर मचाने वाले मतलब व्यवस्थापिका है। लोकसभा की बात आ रही है, आप भारत के संदर्भ में तो बाकी पूरी दुनिया में व्यवस्थापिका के अंतर्गत जो प्रथम सदन होता है उसके संदर्भ में ये बात नोट कर सकते हैं। शोर मचाने वालों, गप्पियों, सत्य बात है, गप्पे लड़ाते रहते हैं ये गप्पियों, बात में से बात निकालने वाले, ये बात में से बातें निकालते। मुझे बताइए, भारतीय राजनीति के अंतर्गत एक नेता दूसरे नेता के बारे में कह रहा है कि आप मगरमच्छ हैं, दूसरा कह रहा है आप जो है हाथी हैं, अगला कह रहा है आप शेर हैं, अगला कह रहा है आप तो चींटी हैं, अगला कह रहा है आप तो जो है, मतलब मैं उन संज्ञाओं का यहाँ प्रयोग करने में भी शर्म महसूस करता हूँ भाई। इसलिए बात में से बात निकालने वाले चापलूसों एवं धनिकों के प्रशंसकों के लिए स्वर्ग है ये लोकतंत्र। किसके लिए? मतलब हटमान करें कि लोकतंत्र एक प्रकार से किन किन के लिए स्वर्ग है? शोर मचाने वालों के लिए स्वर्ग है, गप्पियों के लिए स्वर्ग है, गप्पे लड़ाने वाले, फालतू की बातें करने वाले, बात में से बात निकालने वालों, चापलूसों एवं धनिकों, जो संपत्तिशाली एवं धनिकों के प्रशंसकों के लिए स्वर्ग है। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई इन्होंने। अगला एक विद्वान है लेकी, नोट कीजिएगा, लेकी। लेकी क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र अधिकतम अज्ञानी एवं अधिकतम अयोग्यों का शासन है। क्या करें? लोकतंत्र अधिकतम अज्ञानी एवं अधिकतम अयोग्यों का शासन है। मतलब लोकतंत्र में वास्तविक रूप में शासन में वही व्यक्ति जा सकते हैं जो कि अज्ञानी हैं, अयोग्य हैं, अपराधों से भरे पड़े हैं। अगला है मैनकेन। अगला वाक्यांश कौन का है? मैनकेन। मैनकेन क्या कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में लोकतंत्र में, नोट कीजिएगा, लोकतंत्र में बुद्धि लक्कड़हारूं, मतलब एक प्रकार से इसको आप मजदूर की भी संज्ञा दे सकते हैं। लक्कड़हारूं और मांसकियों के पास रहती है, मस्करी करने वाले। बुद्धि लक्कड़हारों और मांसकियों के पास रहती है। किसने कही ये बात? मैनकेन। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र में बुद्धि लक्कड़हारों और मांसकियों के पास रहती है, निम्न में से ये है, किसने कहा है? तो किसने कहा है? मैनकेन ने। तो ये महत्वपूर्ण जो वाक्यांश से मैंने नोट कर दिया है, आप नोट कीजिएगा। आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जाए, डियर स्टूडेंट्स, गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके जो अवगुण हैं बिंदु के आधार पर समझा रहे हैं। सब बातें इनसे स्पष्ट हो जाती हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी मैंने अलग से आपके लिए 8 बिंदु बनाए। नंबर 1, व्यक्ति असमान है। पहला अवगुण है व्यक्ति असमान है। देखो, लोकतंत्र में हमने गुण में बताया था कि भाई इसमें समानता होती है, लेकिन लोकतंत्रीय शासन प्रणाली की आलोचना जो करने वाले विद्वान है, इसके अवगुण बताने वाले, दोष बताने वाले जो विद्वान है, वो कह रहे हैं कि भाई व्यक्ति असमान है, व्यक्ति में समानता नहीं है। उनका कहना है कि वास्तविक रूप में असमानता तो प्रकृति का नियम है। विशेषकर जीव विज्ञान के विद्वानों और मनोविज्ञान शास्त्रियों का कहना है कि प्रकृति से ही व्यक्ति में असमानता होती है। कुछ व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ शारीरिक दृष्टि से शक्तिशाली होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो निर्बल व्यक्तियों पर सबल व्यक्तियों का शासन होता है। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप में कहा है। क्या कहा है? नोट कीजिएगा, प्रकृति से ही, स्वभाव से ही, प्रकृतिया ही कुछ व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं और कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। इसलिए अरस्तु का कहना है कि जो मंद बुद्धि के होते हैं उनका स्वभाव, प्रकृति होती है आदेशों का पालन करना, आज्ञा पालन करना, और जो बुद्धिमान होते हैं उनका स्वभाव होता है आदेश देना। क्या? आदेश देना। इसलिए अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में ही ये बात दिखाई दे रही है हमें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज अभिजनवाद का जो सिद्धांत दिया जा रहा है, कहने के लिए कह सकते हैं विद्वान कि हमने दिया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बात कि अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में सिद्धांत मौजूद था। और इससे क्या होगा? उन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि प्रकृति से ही व्यक्ति
मंद बुद्धि के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, प्रकृति से ही, स्वभाव से ही ऐसा होता है। और जो बुद्धिमान होते हैं वो स्वामी बनने के लिए आते हैं, और जो मंद बुद्धि के होते हैं वो सेवक बनने के लिए आते हैं। अरस्तु ने कही ये बात। तो मुझे बताइए, अब जीव विज्ञानियों के द्वारा है, मनोविज्ञान शास्त्रियों के द्वारा जो बात कही जा रही है, मैं तो ये कहूँगा कि अरस्तु ने ये बात तो कह दी थी। इसलिए व्यक्तियों में जो है क्या होती है, असमानता होती है, इतनी समानता नहीं होती है जितना कि लोकतंत्र में माना जाता है। नेक्स्ट, दूसरा है अकुशल एवं अकर्मण्य शासन। वास्तविक रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत जो शासन होता है भाई, वो इतना कुशल नहीं होता है, इतना कर्मठ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जनता को राजनीति की इतनी जानकारी नहीं होती है, और लोकतंत्र में इतनी शीघ्रता से, तीव्रता से, तेज गति से कार्य नहीं किया जा सकता जितना कि तानाशाही शासन प्रणाली में किया जाता है। इसलिए लोकतंत्र में जो शासन होता है वह अकुशल होता है और अकर्मण्य होता है, मतलब तेज गति से यहाँ कार्य नहीं किया जा सकता है। अकुशल इसलिए होता है कि इसमें वास्तविक रूप में जनता को भी इतनी राजनीतिक जानकारी नहीं होती है, और जिन लोगों को जनता चुन करके भेजती है वो भी राजनीति के बारे में इतनी जानकार नहीं होते हैं। तीसरा, अयोग्य व्यक्तियों का शासन। ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में वास्तविक रूप में अयोग्य व्यक्तियों का शासन होता है। वैसे भी सीधी सी बात है कि जो जनता होती है, जनता को वास्तविक रूप में राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों के द्वारा भावनाओं में बहा दिया जाता है। इनको बेवकूफ़ बना दिया जाता है। कैसे भी हो, ये किन प्रकार ने उम्मीदवारों का, राजनीतिक दलों का ये लक्ष्य होता है कि जनता को कैसे भी बेवकूफ़ बना करके मत प्राप्त किए जाएं और जो है सत्ता को प्राप्त किया जाए। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो वास्तविक रूप में ना तो जनता को इतनी जानकारी होती है। भाई आज हम देखें तो भारत की जनता की बात करें तो राजनीतिक दलों का जो घोषणा पत्र होता है, कितने लोगों की जानकारी होती है। इसी के साथ में जिन लोगों को जनता चुन करके भेजती है उनमें से कितने प्रतिशत ऐसे होंगे जो कि राजनीति की ठीक से जानकारी रखते होंगे। मैं मेरे शब्दों में कह सकता हूँ उनमें से कितने ऐसे होंगे जो कि आज भाई, कितने लोगों ने अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स का अध्ययन किया होगा, कितने लोगों ने आमंड और पावे के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का अध्ययन किया होगा। जब इनका अध्ययन नहीं किया तो फिर आप अनुमान लगा सकते हैं राजनीति के बारे में कितनी जानकारी हो सकती है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में। अगला है परिवर्तन विरोधी। लोकतंत्र में वास्तविक रूप में जो जनसाधारण होता है वह जनसाधारण रूढ़िवादी होता है, परिवर्तन में इतना विश्वास नहीं करता है। इसलिए इनका कहना है आलोचकों का कि लोकतंत्र परिवर्तन विरोधी होता है। ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा है वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना कठिन। अगली जो आलोचना की जा रही है वो ये है कि वास्तविक रूप में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कहने के लिए कहा जाता है कि भी लोकतंत्र में जनता के हाथ में शासन शक्ति होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जनता तो भोली भाली होती है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जनता से तो केवल मत ले लिए जाते हैं और उसके बाद में सत्तारूढ़ पक्ष के द्वारा, सरकार के द्वारा भोली भाली जनता को गुमराह किया जाता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में वास्तविक रूप में शासन शक्ति का प्रयोग जनता नहीं करती है, बल्कि वास्तविक रूप में केवल जो कुछ चतुर लोग होते हैं वो जनता से केवल सहमति का ठप्पा लगा लेते हैं, मतलब मत प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद में अपनी मन मर्जी से शासन का संचालन अपने स्वार्थों के लिए किया जाता है। यस, इसलिए वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो ही नहीं सकती। छठा है राजनीतिक दलों पर बुरा प्रभाव। भाई वास्तविक रूप में लोकतंत्र में विशेष जो सत्ता प्राप्ति का माध्यम होता है वो राजनीतिक दल होते हैं। अब चूंकि यहाँ लोकतंत्र के अंतर्गत जनता को ना तो राजनीति की जानकारी होती है और उम्मीदवार जनता को बेवकूफ़ बना करके मत प्राप्त करते हैं, और राजनीतिक दल ही सब कुछ होते हैं। तो राजनीतिक दलों में जो दोष होते हैं, मतलब दलीय प्रणाली, मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया पार्टी सिस्टम के गुण और दोष, वीडियो देखिएगा प्लेलिस्ट में। तो राजनीतिक दल या दलीय प्रणाली में जो दोष होते हैं वो सारे दोष फिर लोकतंत्र में उभर कर सामने आ जाते हैं। वही भ्रष्टाचार, वही हिंसा, प्रदर्शन की प्रवृत्ति है, वही एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, ये सारे अवगुण इसमें आ जाते हैं। किसमें? लोकतंत्र में, क्योंकि इसका आधार ही लोकतंत्र के ऊपर टिका हुआ है। किसके ऊपर?
किसके ऊपर? राजनीतिक दलों के ऊपर ही लोकतंत्र का आधार टिका हुआ है। अगला, अब यहाँ देखो एक कोटेशन मैंने लिखा, लॉर्ड ब्राइस क्या करेंगे? दल कपट को उत्साहित करते हैं, दल कपट को उत्साहित कर, राजनीतिक दल कपट को बढ़ाते हैं और स्वाभाविक आदर्शों को हीन बनाते हैं। ठीक है भाई। और सातवां है अत्यधिक खर्चीली शासन। भाई लोकतंत्र के अंदर सीधी सी बात है, उम्मीदवार हो, राजनीतिक दल हो, पैसा तो खर्च होगा ही होगा। उम्मीदवार है, चुनाव लड़ रहे हैं, धन की आवश्यकता है, राजनीतिक दलों को भी धन की आवश्यकता है। तो वास्तविक रूप में लोकतंत्र में जो है खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। जब जब चुनाव होते हैं तब तब खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यह भी इसका एक अवगुण है। अब इसमें मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि आप स्वयं परिचित हैं कि भारत में लोकतंत्र है, जब चुनाव होते तो उस समय कितना खर्चा होता है, चुनाव की सीमा भी निर्धारित कर दी गई है, लेकिन भाई सच्चाई सामने नहीं आती है, जितना खर्चा होता है उतना बताया नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए तो कहा गया है कि वेली क्या करें कि वास्तव में तो लोकतंत्र भ्रष्ट धनिक तंत्र है, ये इसके आधार पर आप कह सकते हैं। अगला आठवां है बहुमत का अत्याचार। देखो भाई वास्तव में लोकतंत्र में जो निरंकुश तंत्र होता है ना, जो तानाशाही शासन प्रणाली होती है, उसकी तरह बहुमत का अत्याचार हो सकता है, उतना ही अत्याचारी हो सकता है बहुमत जितना कि तानाशाही शासन प्रणाली होती है। और अल्प तंत्र की अनदेखी की जा सकती है, अल्पसंख्यक की अनदेखी की जा सकती है, अल्पसंख्यक जो संख्या में कम है। ठीक है, तो वास्तव में यहाँ मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, जैसे हमारे भारत में जो आंतरिक आपात के दौरान कब लगा था? 25 जून 1975 से 22 मार्च 1977 तक। ठीक यही हुआ था, मतलब वास्तविक रूप में सरकार बहुमत थी, और क्या कर रहा हूँ, सरकार बहुमत में थी और बहुमत में होने के कारण वास्तविक रूप में उन्होंने मनमानी की थी। इसमें मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में चूँकि शासन किसका होता है? बहुमत का होता है। निर्णय कैसे लिए जाते हैं? बहुमत से लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुमत अल्पसंख्यकों का अहित या अनदेखी कर सकती है और बहुमत अत्याचारी बन सकता है, बहुमत मनमाना आचरण कर सकता है, बहुमत तानाशाह जैसा आचरण कर सकता है। ये इसका अवगुण है। अब ध्यान दें, लास्ट में मैंने यहाँ मूल्यांकन बताया कि भाई इसके गुण और दोष के आधार पर इसका मूल्यांकन करें। तो मूल्यांकन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देंगे, भाई जो राजनीति दर्शन के जनक थे, कौन? प्लेटो। वो प्लेटो जिन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र सबसे निकृष्ट, सबसे घटिया किस्म की शासन प्रणाली है। महान मनीषी, महान दार्शनिक वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र सबसे निकृष्ट, सबसे घटिया प्रकार की शासन प्रणाली है। और आज आधुनिक समय में पूरी दुनिया में सभी विद्वानों के द्वारा लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मान लिया गया है और ये कहा जाता है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली का कोई विकल्प नहीं है, मतलब इससे अच्छी और कोई प्रणाली हो ही नहीं सकती है। नोट कीजिएगा। अगली बात, एक विद्वान है सी डी बर्न्स कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कोटेशन है बहुत महत्वपूर्ण। क्या कह रहे हैं कि जो प्रतिनिधि सभाएं हैं, अब जैसे जो व्यवस्थापिका है ना, प्रतिनिधि सभाएं तो जनता चुन करके भेजती है, जैसे भारत में लोकसभा है, लोकसभा को जनता चुन करके भेजती है ना सांसदों को। प्रतिनिधि सभाएं जो हैं उनमें दुर्बलताएं हैं, कमियां हैं। लेकिन सी डी बर्न्स कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मोटर गाड़ी खराब हो जाए और मोटर गाड़ी खराब होने पर हम बैलगाड़ी का प्रयोग करने लग जाएं। नहीं, हमें मोटर गाड़ी में जो खराबी है उस खराबियों को दूर करना चाहिए, ना कि बैलगाड़ी का प्रयोग करना चाहिए। कौन कह रहे हैं? ये सी डी बर्न्स। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में कमियां हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है तानाशाही प्रणाली को अपना लें या किसी और प्रणाली को अपना लें। नहीं, लोकतंत्र में जो कमी है उनको धीरे धीरे क्रम से दूर कीजिएगा आप, बस। इससे अच्छा और कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं कि मोटर गाड़ी में यदि खराबी आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मोटर गाड़ी को फेंक दें हम और बैलगाड़ी का प्रयोग करने लग जाएं। नहीं, हम प्रयोग तो मोटर गाड़ी का ही करेंगे, लेकिन मोटर गाड़ी में जो खराबी है उसको धीरे से क्रम से ठीक करेंगे। ये है सी डी बर्न्स का कहना। अगली बात, एक विद्वान है लॉर्ड ब्राइस क्या कह रहे हैं? इन्होंने प्रश्न किया है, लॉर्ड ब्राइस प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे बताइए क्या इससे अधिक श्रेष्ठ और कौन सी प्रणाली, मतलब लोकतंत्र से श्रेष्ठ और कौन सी प्रणाली हो सकती है? कोई प्रणाली हो ही नहीं सकती। कौन कह रहे हैं ये बात? लॉर्ड ब्राइस प्रश्न कर रहे हैं
कि इससे अधिक श्रेष्ठ और कौन सी प्रणाली है, बताइए। कोई प्रणाली हो ही नहीं सकती। लास्ट में मैं कहूँगा यहाँ मेरे शब्द में कि जब किसी देश के अंतर्गत न्यायपालिका स्वतंत्र हो, जनता को स्वतंत्रता प्राप्त हो, जनता निडर हो, क्या करूं, जनता निडर हो, ऐसी परिस्थितियों में लोकतंत्र से श्रेष्ठ और कोई शासन प्रणाली नहीं हो सकती। इसलिए अंत में मैं कहूँगा कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। आशा करता हूँ आप लोकतंत्र के गुण और दोष को ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।